नमस्ते, मैं हूँ दीक्षा चौहान और आज हम डिस्कस करेंगे PYQs ग्रेविटेशन चैप्टर के। तो आपको मालूम है हम ग्रेविटेशन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने वो नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। If the distance between the earth and the sun were twice what it is now, the gravitation force exerted on earth by the sun would be। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं। हमने डिस्कस किया था कि ग्रेविटेशन क्या होता है ना, और उसका जो फॉर्मूला हमने बात करी थी क्या होता है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें मालूम पड़ा है सन और अर्थ के बीच का जो फोर्स होता है वो कितना होता है, मास जो होगा सन का और स्मॉल एन मान लो सन का, तो कैपिटल एम और स्मॉल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम, और जी होता है यहाँ पे, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो हमने क्या किया था कि फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे, कैपिटल मान लो सन का है, स्मॉल अर्थ का है, और जिनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये क्वेश्चंस आपके यूपीएससी, सीडीएस एंड ये इन एग्जाम्स में पहले बन चुके हैं, तो वो डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्या बोला है हमें कि अगर डिस्टेंस को ट्वाइस कर दो तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा। तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स इतना है और डिस्टेंस को ट्वाइस करना है, मतलब आर को 2r कर देना है हमें पुट, मतलब डिस्टेंस को आपने बढ़ाया, ट्वाइस कर दिया इनके बीच के। तो इसको अगर 2r पुट करेंगे तो F इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम 2r स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर हो जाएगा, तो g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 2 4r स्क्वायर। तो ये पहले वाले के बराबर बन रहा है, मतलब 1/4 हो गया पहले वाले फोर्स से। अभी वाले फोर्स को F डैश मान लो, तो F डैश इक्वल्स टू 1/4 ऑफ पहले वाली फोर्स, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शंस देखो, ट्वाइस एज लार्ज एज इट इज नाउ, नहीं ट्वाइस नहीं हुआ, 4 टाइम एज लार्ज एज इट इज नाउ, 4 टाइम नहीं हुआ, 1/4 हुआ, तो 1/4 ऑफ व्हाट इट इज नाउ। तो यस, इट इज द करेक्ट आंसर, है ना। आगे चलते हैं। If an object is falling from above, its weight will be। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है नीचे की ओर तो इसका वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रिमेन सेम, चेंज नन ऑफ द अबव। अब जो वेट होता है वो क्या करता है, वेट मैंने आपको बताया था क्या होता है, फोर्स होती है जो एक डाउनवर्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगी है उसे हम उसका वेट बोलते हैं, और जो ये डाउनवर्ड फोर्स लगती है इसे क्या बोलते हैं, mg। अब जो ये फोर्स होती है ये mg होती है, मतलब वेट आपका mg होता है। तो मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो इनमें से कुछ चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि ग्रेविटेशन तो डिपेंड करेगी प्लैनेट पे, अर्थ पे ग्रेविटेशन 9.8 रहेगी, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो वेट विल रिमेन सेम रहेगा वेट सारे ऑब्जेक्ट्स का जो भी नीचे की ओर फॉल कर रहे होंगे। इफ अ फेदर, है ना, एक पंख है आपके पास, और एक रबर है, रबर बॉल है, और अ वुडन बॉल, 3 चीजें हैं, एक पंख, एक वुडन बॉल और एक रबर बॉल है, फॉलिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट इन वैक्यूम। देन वैक्यूम में अगर वो साथ साथ गिर रही है तीनों चीजें नीचे की तरफ, तो क्या होगा, जो फेदर होगा मतलब जो पंख होगा वो रीच करेगा ग्राउंड पे सबसे पहले, या रबर बॉल रीच करेगा ग्राउंड पे सबसे पहले, या वुडन बॉल रीच करेगा, या तीनों की तीन ऑल विल रीच एट द सेम, रीच द ग्राउंड टुगेदर, सारे साथ में करेंगे, या नन ऑफ दीज। तो देखो जो फेदर, रबर बॉल और वुडन बॉल है उनको साथ में छोड़ा गया है वैक्यूम में। यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, इन वैक्यूम में अगर छोड़ा है तो वैक्यूम में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0, बाहर जो स्पेस होगा उसमें ग्रेविटी 0 होगी, ग्रेविटी 0 होगी तो सब पे कोई भी ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है, कोई भी उन पे एक तो पार्टिकल भी वहां पे प्रेजेंट नहीं है, पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है तो इनके मोशन को कोई रोक नहीं रहा है। अगर हम इनको हवा में छोड़ दें ना, अर्थ पे छोड़ दें,
तो फेदर पे बहुत ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगा, नीचे आते हुए इसको हवा का सामना करना पड़ेगा ना, तो इसका वेट क्योंकि लाइट है तो अब हवा इस पे पड़ेगी, तो इसका लाइट वेट होने की वजह से इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा और ये सबसे लास्ट में पड़ेगा। जो सबसे भारी होगा वो सबसे पहले गिर जाएगा, मतलब जो आपकी वुडन बॉल रबर बॉल होगी वो सबसे पहले गिर जाएगी। पर वैक्यूम में क्या है कि सिंस देयर इज नो पार्टिकल, तो वहां पे उसको जो फोर्स है, उसको रिस्ट्रिक्शन फोर्स कोई नहीं लग रही, उनकी वेलोसिटी को स्लो डाउन करने के लिए या रोकने के लिए कोई नहीं लग रही, तो ऑल विल रीच द ग्राउंड टुगेदर, सारे के सारे साथ ग्राउंड पे आएंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही। आगे देखो, इफ पीसेज ऑफ इक्वल साइज ऑफ वुड्स, सेम साइज का आपने लिया हुआ है वुड, वैक्स एंड आयरन falling from the same height, which one will reach the surface the earth first? पहले कौन पहुंचेगा? तो देखो इक्वल साइज का लिया हुआ है, इक्वल साइज का लिया हुआ है और क्या बोला, फॉलिंग फ्रॉम द सेम हाइट, और सेम हाइट से सारे गिर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, रीच एट द सेम टाइम। एयर का यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है और सेम आपने साइज के लिए हुए हैं सारे। अगर साइज देखो डिफरेंट होता है, साइज डिफरेंट होता है तो एयर रेजिस्टेंस डिफरेंट। देखो अगर कोई बड़ा साइज का है तो उस पर हवा जो लगेगी इसको मोशन को रोकने के लिए, वो ज़्यादा बड़े सरफेस एरिया पे एक्ट कर सकती है। तो साइज अलग अलग होने की वजह से तो इनकी स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है, पर अगर दोनों सेम साइज के हैं, तीनों की तीनों सेम साइज के हैं, तो एयर रेजिस्टेंस तीनों पे सेम लगेगा। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, क्योंकि साइज डिफरेंट है, तो इसलिए ये पहले पहुंचेगा। इस पे ज़्यादा हवा रोक रही है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा कम हो जाएगी और ये धीरे चलेगा थोड़ा। पर यहाँ पे बोला है इक्वल साइज के हैं, सेम साइज के हैं, तो सेम एयर रेजिस्टेंस लगेगा और सेम ही वेलोसिटी इनका चेंज होगा, इसलिए सेम वेलोसिटी से चल के सेम टाइम पे सारे के सारे पहुंच जाएंगे, है ना। अगला देखो, इफ द टू बॉल्स ऑफ आयरन एंड वुड, ठीक है, टू बॉल्स ली है, एक आयरन की एक वुड की, सेम हाइट से ड्रॉप किया है फ्रॉम द सेम हाइट इन एयर, देन हवा में अगर इनको सेम हाइट से ड्रॉप किया है तो दे रीच द ग्राउंड अर्थ एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे वो गिरेंगे, या वन फॉल फर्स्ट अनदर फॉल लेटर, वुडन बॉल फॉल लेटर, दे रीच द ग्राउंड आफ्टर सेम गैप। तो देखो एक टू बॉल्स है आयरन और वुड की ऑफ सेम वेट की, ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट इन एयर, सेम हाइट से उनको एयर में ड्रॉप किया हुआ है। तो अब क्या होगा, देखो अब आयरन बॉल है और वुड बॉल है, वुड बॉल पे जो एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा और आयरन पे लग रहा होगा, इसका मास अब क्या होगा, ज़्यादा है यहाँ पर आयरन का, तो आयरन वाली पहले पहुँच जाएगी, वुड वाली बाद में पहुँच जाएगी। तो क्या होगा, वुड बॉल फॉल्स लेटर, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला देखो, ए और बी टू बॉल है, एक है 10 किलो की, एक है 1 किलो की रिस्पेक्टिवली, दे आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम हाइट 20 मीटर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं सारे एग्जाम्स में, है ना। तो दे आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली एट द हाइट 20 मीटर, सेम हाइट से इनको गिराया गया है। क्या होगा इनमें से करेक्ट, ए विल रीच the ground first, B will reach the ground first, both A and B will reach the ground at the same time, none of these, है ना। तो देखो दो बॉल है, एक है 10 किलो की और एक है 1 किलो की, उनको साइमल्टेनियसली गिराया है सेम हाइट से, तो सेम हाइट से गिराया है साइमल्टेनियसली। और क्या होगा इनमें से फिर, तो इसमें क्या होगा, जो भारी वाली होगी ना वो पहले पहुंच जाएगी, 10 किलो वाली पहले पहुंच जाएगी ग्राउंड पे और 1 किलो वाली बाद में पहले पहुंच जाएगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जो होगा छोटे वाले पे ज़्यादा एयर उसको रोकेगी ना, है ना, ज़्यादा एयर उसको रोक पाएगी क्योंकि वो हल्की है ना, हल्की है तो हवा ज़्यादा लगेगी उस पर, है ना। एक तरफ से आप अगर लकड़ी गिरा रहे हो, एक तरफ से आप सेम हाइट आपने वेट की रखी है, सेम साइज का रखा है, वो इसको अच्छे से समझो। सेम वेट का आपने दो चीजें ली हुई है, सेम साइज का लिया है, मतलब एक वुड है और एक है आयरन। यहाँ पे जो हवा लगेगी इसको रोकने के लिए, और यहाँ पे भी लग तो सेम हवा रही है ना, पर अब क्या होगा, ये क्योंकि हल्की होती है
और ये कैसी होती है, भारी होती है। तो इसको रोकने के लिए इसको कम हवा भी चल पड़ेगी, पर ये तो नहीं रुकेगी इतनी हवा से, ये वाली तो रुक जाएगी, तो ये थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी, पर ये तेजी से निकल जाएगी। तो ए विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, क्योंकि ए वाली भारी है, तो 10 kg की है, तो ए पहले निकल जाएगी। Two objects of different masses falling freely near the surface of moon would, दो ऑब्जेक्टेड है जिनकी डिफरेंट मास है और उनको क्या किया है, मून के सरफेस के पास फ्रीली छोड़ दिया गया है ना। तो इनकी डिफरेंट एक्सेलरेशन होगी, अंडरगो द चेंज इन देयर इनर्शिया, have same velocity at any instant और experience force of same magnitude। तो इनमें से क्या होगा, मिनट, हाँ, तो सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स इन पे लगेगी, या फिर सेम वेलोसिटी इंस्टेंट पे, या अंडरगो द चेंज इन देयर इनर्शिया, या हैव डिफरेंट एक्सेलरेशंस। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन तो डिफरेंट नहीं हो सकती है ना, क्यों, क्योंकि मून के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगती है, अर्थ के सरफेस पे जैसे 9.8 है, तो मून के सरफेस पे भी क्या होगी, 1/6 हो जाएगी, तो वो तो कांस्टेंट रहेगी पूरे मून पे, है ना। तो डिफरेंट एक्सेलरेशन तो नहीं होगी, चेंज इन देयर इनर्शिया भी नहीं होगा। इनर्शिया क्योंकि किस पे डिपेंड करता है, मास पे, और मास तो उनका चेंज नहीं हो सकता है ना, तो इनर्शिया भी चेंज नहीं होगा। हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये सही हो सकता है ना, सेम वेलोसिटी होगी क्योंकि सेम एक्सेलरेशन इन पे लग रही है, सेम एक्सेलरेशन लग रही है, तो सेम वेलोसिटी इन पे लगेगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। देखो, द वेट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द मून इज 1/6 इन कंपैरिजन टू अर्थ। सही बात है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो मून पे इंसान होता है उसका वेट 1/6 हो जाता है जितना अर्थ पे होता है। अगर यहाँ कोई 60 kg का है तो वो मून पे जाके 10 kg का हो जाता है ना, वो 1/6 हो जाता है अर्थ के कंपैरिजन में। और द मून डज नॉट हैव ग्रेविटी लाइक अर्थ, नहीं, ये गलत है। मून के पास भी ग्रेविटी होती है, पर कम होती है अर्थ से, पर ग्रेविटी वहां पे होती है ना, अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होती है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द वेट ऑफ एनीबडी इज, किसी का भी जो वेट होगा सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, सेम होता है क्या हर पॉइंट पे अर्थ के, नहीं है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थ की शेप जो होती है वो कैसी होती है, थोड़ी ओवल होती है। तो इक्वेटोरियल पे कम होता है, पोल्स पे ज्यादा होता है, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पे कम होती है। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो Gm/r² होता है। तो जहाँ आर घटेगा वहाँ जी बढ़ेगा, जहाँ आर बढ़ेगा वहाँ जी घटेगा। तो यहाँ पे आर कम हो रहा है तो जी यहाँ पे ज्यादा होता है पोल्स पे, और यहाँ पे आर बड़ा होता है तो जी की वैल्यू यहाँ पे कम होती है पोल्स पे, इक्वेटर पे। तो मैक्सिमम एट पोल, ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि वेट ऑफ एनीबडी मैक्सिमम पोल पे होगा। अगला अगर हम देखेंगे, द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ये भी सेम होगा। देखो, मैक्सिमम एट पोल्स ही होगा इसका, ह्यूमन बॉडी का जो वेट होता है दैट इज मैक्सिमम एट poles. If the spinning speed of Earth increases, then the weight of the body at equator will. Spinning speed अगर बढ़ जाए, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो, जिन्होंने नहीं देखा है फर्स्ट और सेकंड पार्ट ग्रेविटेशन की, वो पहले वो देख ले, क्योंकि तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, है ना। तो अगर स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेज, अर्थ की जो स्पिनिंग स्पीड है घूमने की, अपने अक्ष पे घूमती है ना धरती, वो स्पीड अगर इंक्रीज कर जाए तो वेट ऑफ द बॉडी इक्वेटर, मतलब इक्वेटर पे कोई बॉडी रखी है, इसका वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, मैंने बताया था दो तरह की फोर्सेस होती है, एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल होती है टुवर्ड्स द सेंटर जो एक्ट करती है, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर जो एक्ट करती है। तो जब स्पिनिंग होगी अर्थ जो अपने अक्ष पे घूमेगी जब धरती, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगी। तो बाहर की तरफ फोर्स लगती है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाहर की तरफ एक फोर्स इस पे एक्ट करेगी सेंट्रीफ्यूगल, और ग्रेविटी इसको अंदर की ओर खींच रही है, ग्रेविटी सेंटर की तरफ लग रही है। तो ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, जिसकी वजह से इसका वेट भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेट mg होता है ना। अगर g डिक्रीज हो गया तो w भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इक्वेटर पे रखी हुई चीज जो है वो डिक्रीज करने लग जाएगी जब धरती घूमेगी, तेज घूमेगी। तो इफ अर्थ ट्रेवल्स
in its orbit at the speed approximately 4400 किलोमीटर्स पर आवर, है ना। ये होता है, ये 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से धरती अपने ऑर्बिट में घूमती है। तो वाई डू वी नॉट फील द हाई स्पीड, इतनी ज़्यादा स्पीड हम फील क्यों नहीं कर पाते हैं फिर? क्योंकि वी आर टू स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ अर्थ। नहीं, ये तो नहीं है ना, ये रीज़न नहीं हो सकता। Our relative speed with respect to Earth along the Earth orbit is 0. This is the right answer. हम भी अर्थ के साथ घूम रहे हैं ना, धरती घूम रही है तो हम भी घूम रहे हैं अर्थ के साथ में। तो अगर हम अपनी रिलेटिव स्पीड देखें अर्थ के साथ में, दैट इज 0, है ना। अगर हम अर्थ जैसे घूम रही है, इस पे रखे हुए इंसान भी घूम रहे हैं, तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड आ गई अर्थ के साथ में, अर्थ के साथ ही घूम रहे हैं, तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड है दैट इज 0, जिसकी वजह से हमें वो रोटेशन फील नहीं होती, है ना, क्योंकि हम भी अर्थ के सरफेस पे उसके साथ ही घूम रहे हैं। अगला देखो, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ सडनली डिसअपीयर्स, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ पे लगी हुई, जिसकी वजह से हम सब कुछ चल पा रहे हैं, सरफेस पे रह पा रहे हैं, वो डिसअपीयर हो जाए, गायब हो जाए, विच आर नॉट द फॉलोइंग विल बी करेक्ट कॉन्सिक्वेंस, कौन सा इनमें से सही नहीं होगा? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बिकम 0 बट द मास विल रिमेन सेम। अच्छा, कौन सा होगा? विच आर ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट, कौन सा होगा सही कॉन्सिक्वेंस? तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बिकम 0 बट द मास विल रिमेन सेम, तो पहला ही सही हो गया। देखो, हमने ये बात करी थी, मास क्या होता है? मास होता है किसी भी चीज, मैटर का अमाउंट कितना है किसी भी बॉडी में, है ना। तो मास क्या हुआ? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में। अब वो तो चेंज नहीं करेगा, ग्रेविटी चाहे कुछ भी हो जाए, 0 हो जाए, मास तो सेम रहेगा। ग्रेविटी 0 हो जाएगी तो ये जिस चीज से बना हुआ है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अमाउंट तो सेम रहेगा इसके अंदर में, है ना। तो मास सेम रहेगा, वेट पर चेंज हो जाए, क्योंकि mg होता है वेट, g की वैल्यू 0 हो गई तो w भी 0 हो जाएगा। तो वेट विल बिकम 0 बट मास विल रिमेन सेम, ये सेम रहेगा। अगला देखो, an artificial satellite orbiting around the earth does not fall down. आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अर्थ के आसपास घूम रही होती है वो अर्थ पे क्यों नहीं गिरती? क्योंकि बिकॉज अट्रैक्शन ऑफ अर्थ डज नॉट एग्जिस्ट सच डिस्टेंस, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे डिस्टेंस पे होगा तभी तो वो घूम नहीं होगी अर्थ के आसपास ऑर्बिट में, कुछ तो अट्रैक्शन होगा। इट न्यूट्रलाइज बाय द अट्रैक्शन ऑफ द मून, नहीं, मून का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, जो उसकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के आसपास घूम रही है। प्रोवाइड द नेसेसरी स्पीड इट्स स्टेडी मोशन, नहीं स्पीड नहीं बट एक्सेलरेशन, प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन, सही है ये वाला ऑप्शन नंबर डी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ, दैट प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सेलरेशन टू इट्स मोशन, जो एक नेसेसरी एक्सेलरेशन चाहिए इसको उस रोटेशन में घूमने के लिए, वो प्रोवाइड कौन करता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ और उस सैटेलाइट के बीच में है वो प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इट इज ड्यू टू, सैटेलाइट जो है वो अर्थ के आसपास घूमती रहती है, किस वजह से घूमती रहती है? सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, यस, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, जो एक सेंटर की तरफ उसको जोड़े हुए हैं, बांधे हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो अर्थ की स्पीड के साथ, अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है तो वो भी वेस्ट टू ईस्ट ही रिवॉल्व करेगी अर्थ के साथ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और अर्थ के रिस्पेक्ट में उसका भी वेलोसिटी कैसा होगा? 0 होगा। जैसे हमारा वेलोसिटी 0 है तभी वो हमें कैसी वो रुकी हुई दिखती है, तभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं उसको। continuously active in its orbit due to centripetal force which is obtained by, कैसे वो centripetal force की वजह से वो अपने ऑर्बिट में घूम रही है? तो centripetal force आई कहाँ से पर? the rocket engine that propelled the satellite, नहीं, रॉकेट इंजन कैसे करेगा? रॉकेट इंजन तो प्रोवाइड नहीं करा पाएगा उसको। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट बाय द अर्थ, यस, अर्थ की वजह से सैटेलाइट पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है उसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही। द नॉन फोर्स ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, ग्रेविटी,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो 4 तरीके की फोर्स एग्जिस्ट करती है मेनली नेचर में, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स, है ना। तो इन सभी में से क्या बताना है, विद द रेफरेंस ऑफ देम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है वो स्टेटमेंट बताना है। ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ फोर, गलत। ग्रेविटी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है न्यूक्लियर फोर्स, है ना। न्यूक्लियर, देखो समझो इसको, ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी लगती है बड़े बड़े मासेस पे जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे दूर है एक दूसरे से, जैसे मून और अर्थ पे, अर्थ और सन पे, दूसरे प्लैनेट्स पे, है ना। तो जितना हमारा बाहर स्पेस में चीजें हैं उन सब पे ग्रेविटेशनल एक्ट कर रही है, तो एक लार्ज डिस्टेंस पे वो होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस पे एक्ट करती है ना, या मैग्नेटिक पार्टिकल पे एक्ट करती है, तो मैक्सिमम चार्जेस पे एक्ट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और वीक फोर्स जो होती है वो डीके में, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं ना, अल्फा डीके, बीटा डीके होता है, उसमें वीक फोर्सेस आपकी निकलती है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस पे लगती है। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करने के लिए, वहीं पे उनको बांधे रखने के लिए जो फोर्स लगाई जाती है ना, वो होती है। तो देखो वो कितना छोटा होता है न्यूक्लियस एक, है ना। तो इस इतने छोटी चीज पे कितना होता है न्यूक्लियस का रेडियस, 10⁻⁻15, है ना, इतना होता है। तो इतने छोटी चीज पे देखो अगर फोर्स लग रही है तो दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, है ना। तो सारे फोर्सेस में से सबसे स्ट्रॉन्ग जो होगी वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगी। तो ग्रेविटी तो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्ट ओनली ऑन पार्टिकल विद द इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तो सही हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज पे लगती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स कॉज रेडियो एक्टिविटी, यस ये भी सही बात है ना, जो डीके होता है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये भी सही बात है। तो एक ही स्टेटमेंट गलत हो गई, दैट इज फर्स्ट, तो इसका ऑप्शन होगा ए। आपसे नॉट करेक्ट ही पूछा था। अगला, इफ अ पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट देन will he feel his weight gets increased। हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि जब कोई भी इंसान लिफ्ट में होता है तो लिफ्ट के ऊपर जाने के साथ उसका वेट बढ़ता है, नीचे जाने के साथ वेट घटता है। अगर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर या नीचे जा रही है तो सेम रहता है, स्टेशनरी है तो सेम रहता है। अगर लिफ्ट टूट जाए और लिफ्ट गिर जाए फ्री फॉल में तो उसका वेट 0 हो जाता है। तो When the elevator going upward, हाँ ये ठीक है, जब ऊपर की ओर जा रहा होगा एलिवेटर तो उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला देखो, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी डबल्ड इफ। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2π√L/g, जहां पे L होता है लेंथ ऑफ पेंडुलम और g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये टाइम पीरियड होता है किसी भी पेंडुलम का। आपको बोला टाइम पीरियड डबल करना है, तो डबल कब हो सकता है टाइम पीरियड, अगर ये वाला 4 टाइम हो जाए। अगर लेंथ हमारी 4 टाइम हो जाए तो ये 4 बाहर निकल के यहाँ 2 बना देगा ना, अंडर रूट से बाहर निकल के, तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा ना पहले वाले से। तो लेंथ 4 गुना होना चाहिए तब टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ना, बाहर निकल के तब 2 आएगा। तो द मास ऑफ द बॉब इज नहीं, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज क्वाड्रुपल, है ना, ये 4 गुनी हो जानी चाहिए लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो ये जो है टाइम पीरियड दैट विल बी डबल। Why does the pendulum clock usually run faster in winter and slower in summer? समर में स्लो चलती है और विंटर में तेज तेज चलती है, ऐसा क्यों होता है? तो विंटर्स में क्या होता है, समर में क्या होता है, पहले आपका ये पेंडुलम क्लॉक है। अब समर में टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो लेंथ होगी पेंडुलम की दैट विल इंक्रीज, एक्सपेंड हो जाएगा ना, क्योंकि लोहा है तो लेंथ इसका इंक्रीज हो जाएगा। और अगर लेंथ इंक्रीज होगा जिसकी वजह से ये टेम्परेचर है, टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बढ़ती है और लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड भी बढ़ता है, क्योंकि टाइम पीरियड अभी बताया क्या होता है 2π√L/g। अगर L बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी
बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो और अगर लेंथ घटेगी, विंटर्स में लेंथ कैसी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, तो टाइम पीरियड घट जाता है विंटर में, है ना, और समर में बढ़ जाता है। तो ड्यू टू द चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, ड्यू टू द चेंज इन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यस, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये ज्यादा एक्यूरेट हो लग रहा है ना। और द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, अब भी बताया टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, पेंडुलम का टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टाइम पीरियड इंक्रीज किया, लेंथ इंक्रीज की, क्योंकि। अगला देखो, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम किस पे डिपेंड करता है, फिर से लिखती हूँ, 2π√L/g, तो लेंथ पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, बाकी तो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, मास पे नहीं, लेंथ पे यस, टाइम पे नहीं, टेम्परेचर पे नो, है ना। तो लेंथ पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। Why do pendulum clock usually lose time in summer? समर में टाइम क्यों लूज करती है, ड्यू टू लॉन्गर डेज, नहीं, ड्यू टू फ्रिक्शन कॉज्ड बाय कॉइल, नहीं, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजिंग द टाइम पीरियड, यूनिट ऑसिलेशन, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ने के साथ टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो रहा है ना। A girl is swinging on a swing in sitting position. When the girl stands up, the period of swing will, लड़की बैठी हुई है, किसी झूले पे झूल रही है, अगर वो अब झूले पे खड़ी हो जाएगी तो टाइम पीरियड क्या होगा उसका झूले का, वो अब जल्दी जल्दी चलने लगेगा या कम धीरे धीरे चलने लगेगा। तो क्या होगा, पहले बैठी हुई थी तो बिल्कुल एंड पे था मास, सेंटर ऑफ मास, अब वो खड़ी हो गई है तो थोड़ा सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया अब उसका, क्योंकि खड़ी हो गई, जिसकी वजह से लेंथ जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा स्विंग का। तो लेंथ डिक्रीज हो जाएगा अगर, तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज हो जाएगा, तो बी शॉर्टर, है ना, तो टाइम पीरियड छोटा हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ सिंपल पेंडुलम इज सेट इनटू ऑसिलेशन देन, एक सिंपल पेंडुलम को अगर ऑसिलेट करवा रहे हैं तो क्या होगा, द एक्सेलरेशन इज 0 व्हेन द बॉब पासिस थ्रू द मेन पोजीशन इन ईच साइकिल ऑफ द बॉब अटेन गिवन वेलोसिटी ट्वाइस, सही बात है ये भी, एक्सेलरेशन 0 होगी, जो एक्सेलरेशन होगी वो 0 हो जाएगी मीन पोजीशन पे आके, है ना। ये होता है, एक पेंडुलम होगा इस तरह से वो आएगा, पहले वो ये वाली होती है मीन पोजीशन जहां से उसने चलना शुरू किया है वो मीन पोजीशन, और ये वाली दोनों होती है एक्सट्रीम पोजीशंस, ये वाली और ये वाली दोनों एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे आके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम 0, एक्सेलरेशन बिकम 0, क्योंकि यहाँ पे वापस आ गया, अब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, फिर यहाँ पे चला गया, जब एक्सट्रीम पे जाएगा वहां पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगी और वो मैक्सिमम स्पीड से फिर से चलना शुरू कर जाएगा ना। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आपकी कैसी होती है, 0 होती है, क्योंकि वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। और नीचे आते आते इसकी काइनेटिक एनर्जी घट रही होती है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होती है, क्योंकि हाइट मैक्सिमम हो गई यहाँ पे जाके, और पोटेंशियल एनर्जी तो होती है mgh है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², v 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, तो वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, हाइट मैक्सिमम हो गया वहां पे जाके तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, हाइट मैक्सिमम हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, और एक्सेलरेशन भी हाईएस्ट होगा यहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। यहाँ पे मेन पोजीशन पे आके एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा, और फिर से एक्सट्रीम पे आके ये वाली सारी चीजें वापस हो जाएगी। एक्सेलरेशन 0 हो गया तो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाएगा, है ना, वहां पे मैक्सिमम था, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पे आके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा और वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। तो पहले वाला सही है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी जैसे ही बॉब मेन पोजीशन के पास आएगा, ठीक है। बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉब आर 0 व्हेन इट रीच इट्स एक्सट्रीम
पोजीशन। अच्छा, अब यहाँ पे ना दो पॉइंट्स मिक्स हो गए हैं, यहाँ पे ये दो पॉइंट्स मिक्स हो गए क्वेश्चन में ही। क्या हुआ है, 0 व्हेन द बॉब पासेस थ्रू द मेन पोजीशन इन द साइकिल बॉब, ये दूसरा पॉइंट होना था, ये तीसरा और ये फोर्थ, है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या है, इन ईच साइकिल बॉब अटेंड द गिवन वेलोसिटी ट्वाइस। तो ये भी सही बात है, जो बॉब है वो 2 बार सेम वेलोसिटी ले रहा है। यहाँ पे एक साइकिल कब कंप्लीट होता है, जब मेन पोजीशन पे आया, इधर एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस मेन पे आया, फिर इधर एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस मेन पे आया। तो ये एक साइकिल होता है। फिर से यहाँ से चला एक्सट्रीम पे, वापस एक्सट्रीम पे, फिर वापस, फिर दूसरा, फिर इधर इधर और वापस, फिर एक तीसरा, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे, फिर चौथा। तो 2 वेलोसिटी ट्वाइस ले रहा है ये, पहले एक्सट्रीम ले ली, फिर मीन ले ली, एक्सट्रीम ले ली, मीन ले ली, 2 क्या ले रहा है, ट्वाइस हर वेलोसिटी को ले रहा है वो एक साइकिल में। तो ये भी दूसरा भी सही बात हो गई, है ना। एक साइकिल में बॉब को 2 वेलोसिटी मिल रही है। तीसरा देखो, बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉब आर 0 व्हेन इट रीच द एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग ऑसिलेशन। एक्सेलरेशन तो यहाँ पे मैक्सिमम है, वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 है, पर एक्सेलरेशन तो यहाँ पे मैक्सिमम है ना हाइट पे। तो ये वाला गलत हो गया, बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर नॉट 0 एट हाईएस्ट पॉइंट। चौथा देखो, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिक्रीज विद द टाइम। तो यही होगा, अगर आप झुला के रखोगे पेंडुलम को तो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होके वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड जो होगा ऑसिलेशन का वो डिक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा। तो ये वाला सही है। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 इज आर करेक्ट। तो ये आया ऑप्शन नंबर सी आपके पास में। आई होप आपको ये समझ आया होगा सब कुछ। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप अटेम्प्ट कर पाएंगे ये सारे क्वेश्चन। अगर नहीं तो आप फिर से जाके हमारे पहला और दूसरा पार्ट चेक कर सकते हैं ग्रेविटेशन का। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।